अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक ख़त लिखा था जिसके बाद पूरा सिस्टम हिल जाता है मुल्क का। कुछ लोग इसको कंस्पिरेसी भी कह रहे हैं कि ये एक सियासी गेम से ज़्यादा कुछ नहीं है। एक सियासी पार्टी अपने पॉलिटिकल एजेंडाज़ के लिए, अपने नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है, अदलिया का इस्तेमाल कर रही है। जजेस के कमरे से खुफिया कैमरों का बरामद होना, जजेस को प्रेशर में लेके हस्पताल पहुंचा देना, इन मामलों से ना इसकी कोई हमदर्दी है ना कोई ताल्लुक है। इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दों के हमले पर एक एक्स सर्विसमैन ने बहुत इंपॉर्टेंट इंकशाफात किए हैं, उसको एड्रेस करेंगे। PMLN और PTI की जो इस वक्त अंदरूनी मामलात हैं, कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ बुरी खबरें हैं, वो शेयर होंगी। अक्रॉस बॉर्डर रूस में दहशतगर्दी हुई। अभी लगता है कि इंटरनेशनल टेररिज्म की ये वेव अमेरिका भी पहुंच चुकी है। इस सारी चीज़ पर बात करने से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले पाकिस्तान के इस जुडिशल केओस की बात कर लेते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से लिखे गए एक खत के बाद शुरू हुआ था। उसके ऊपर जुडिशरी का क्या रिएक्शन है? पाकिस्तान बार कौंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की जानिब से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को खत लिखने के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपने एक एलामिये में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्ज़ामात की तहकीकात लाजमी है, अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। उनका कहना था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ऐसे इल्ज़ामात की तहकीकात का फोरम नहीं है। इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कमेटी तश्कील देनी चाहिए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले से मुतल्लिक कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है और इसके खिलाफ कोई एक्शन बर्दाश्त नहीं करेगी। पंजाब बार कौंसिल का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों का ख़त आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया के वजूद पर एक सवालिया निशान है। वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल कामरान बशीर मुगल और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पीर इमरान अकरम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट के जजों की जानिब से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखे गए खत का नोटिस ले। सेक्रेटरी पंजाब बार कौंसिल की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक बार के ओहदेदारों ने कहा कि खुफिया इदारों की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। बयान में कहा गया कि पंजाब बार कौंसिल मुल्क में आईन कानून की बालादस्ती और आईनी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेगी। अब ये सारी साइड तो एक पॉजिटिव जेस्चर हो जाता है, ये सपोर्ट कर रहे हैं उन जजेस को, उन 6 जजेस को जिन्होंने इस खत के अंदर इस ISI जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको टारगेट कर रहे हैं, उनको एक्यूज़ कर रहे हैं कि ये प्रेशर डाल के अपने अकॉर्डिंग के फैसले दिलवाते हैं। लेकिन ये सिर्फ चीज़ उनके हक में ही नहीं बात की गई। मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है जिसमें उन्होंने इस्तदा की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम नौयत के तमाम सियासी केसेस को दूसरी सूबाई हाई कोर्ट्स को मुंतकिल कर दिया जाए। हाई कोर्ट जजेस खत में एतराफ़ कर चुके हैं वो हल्फ के मुताबिक बिला खौफ व खतर जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर सकते। ऐसे में उनका मुकदमात सुनना मिसकंडक्ट होगा। उनका फर्दर ये कहना था कि ये ख़त तहरीक इंसाफ के बयानिए का एक तसलसल है। तो बेसिकली मियां दाऊद एडवोकेट का इसमें ये कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट सियासी केस हैं उनको निकाल लिया जाए, उनको ट्रांसफ़र कर दें दूसरी सूबाई हाई कोर्ट्स में, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो इस वक्त हाईजैक हो चुकी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, वहाँ से कोई भी फेयर वर्डिक्ट नहीं आएगा। वहाँ के जजेस अपने ख़त में खुद एडमिट कर रहे हैं कि जी हमने जितने फैसले दिए हैं और अब देंगे वो ISI के प्रेशर में होगा, वो इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में होगा। हम यहाँ पर जुडिशल कंडक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे। और इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जो हर वक्त कहते हैं कि ये जजेस, ये जुडिशरी, ये सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को कॉर्नर करने में लगा हुआ है, ये केसेस झूठे और गलत हैं। ये ख़त उसको सपोर्ट कर रहा है। इस खत के अंदर भी इमरान खान का जिक्र है, इमरान खान के केसेस का, जिसमें यह कहा गया कि 2 केसेस को इमरान खान के जिन जजेस ने नाकाबिल समात करार दिया था उन पर इतना प्रेशर डाला गया कि उनमें से एक जज हॉस्पिटलाइज हो जाता है, जाके उसकी तबीयत इतनी ख़राब होती है। तो इस खत से ये इमेज जा रहा है अकॉर्डिंग टू मियां दाऊद कि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ठीक कहती है कि उनके ऊपर झूठे केसेस हैं, उनके ऊपर झूठी सज़ाएँ डाली गई हैं और वो सारे के सारे फैसले जिन जजों ने दिए हैं वो बेसिकली प्रेशर में आके इन फैसलों को दे रहे थे। उनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI प्रेशर डाल रही है। इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई गलती नहीं है और सबसे बड़ा विक्टिम इसमें
जुडिशरी है। इस खत से मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसका एलामिया अनकरीब जारी कर दिया जाएगा। ये इजलास तकरीबन 2.5 घंटे जारी रहा और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने शिरकत की थी। आज दोपहर 2 बजे काजी फायज ईसा साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, इसके इम्कानात हैं। और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान जो हैं वो भी मौजूद होंगे। और इस मुलाकात में बहुत चांसेस हैं कि इस ख़त से मुतल्लिक जो सारे मामलात हैं वो भी ज़ेर बहस आएँ, तो कोई ना कोई फ़ैसला देना पड़ेगा। ये अब सारा इशू वफाक में पहुंच गया, आपके सुप्रीम कोर्ट के में पहुंचाया गया था और ओबियसली वफाक में पहुंचा है। इसका एक फ़ाइनल डिसीजन ज़रूरी है कि या तो इसमें अब ये कहेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 6 जज झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानियाँ बना रहे हैं, या फिर ये इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी सच में इंटरफेरेंस करती है, जजेस में प्रेशर डालती है, वो हॉस्पिटलाइज कर देती है उनको, इस हद तक कि जी उनके कमरों से खुफिया कैमरे बरामद होते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन और बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन इसलिए है क्योंकि अगर ये फैसला आए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 6 जज झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के इंपॉर्टेंट केसेस चल रहे हैं सारे, तो इमरान खान जीत जाते हैं। इमरान खान का जो बयानिया है कि जी ये सारे केसेस मेरे ऊपर झूठ हैं, मुझे सिर्फ फंसाया जा रहा है मेरी सियासत ख़त्म करने के लिए, मुझे कॉर्नर करने के लिए, मेरा मैंडेट चोरी कर लिया इन्होंने इस तरीके से, तो इमरान खान इस लिहाज से एक विन की तरफ चले जाएंगे। और अगर ये फैसला आता है कि जी ये जो जजेस हैं ये सच बोल रहे हैं, ये 6 जज इन्होंने अपने ख़त में जितने भी इंकशाफात किए हैं वो सब सच थे, तब भी इमरान खान ही जीतते हैं, तब भी इमरान खान की विन होती है, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हुई है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट ने प्रेशर जो है वो डाला है। यही बातें इमरान खान करते रहे। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लियरली बोल रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त जंग चल रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने रिसेंट बयान में कहा है कि ये जो हुकूमत इस वक्त आकर बैठी है, हम इसका इन ज़मनी इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि ये अवाम की रिप्रेजेंटेटिव कम और इस्टेब्लिशमेंट की रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा है। तो आप खुद अंडरस्टैंड करें कि किस हद तक की ये कंफ्यूजिंग और अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये ख़त सही साबित हो या गलत साबित हो, इस वक्त फ़ायदा पॉलिटिकल लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है इसका। अगर PMLN की बात करें तो उनके हुकूमत साजी के जो मामलात हैं वो इतने स्मूथली नहीं जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ARY रिपोर्ट्स, ख्वाजा आसिफ ने शहबाज शरीफ का मुशीर बराए सियासी अमूर बनने से इनकार कर दिया है। ख्वाजा आसिफ इलेक्शंस हार गए थे लतीफ़ खोसा से और उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में ट्वीट करके उनको मुबारकबाद भी दी थी, अपनी डिफीट को एक्सेप्ट किया था। लेकिन अभी उनके ज़िमनी इंतखाबात मरीम नवाज़ की सीट के ऊपर जो नेशनल असम्बली में उन्होंने वोकेट किया, उसके भी चांसेस थे लेकिन वो भी मामला नहीं हो पाया। तो अभी ख्वाजा आसिफ जो कि एक इम्पॉर्टेंट रहनुमा है PMLN के, किसी भी सीट के ऊपर आपको एसेस नज़र नहीं आ रहे। उनसे जब इस बारे में क्वेश्चन किया गया तो उनका कहना था कि बेहतर है कि मैं अभी इसके ऊपर खामोश रहूँ। PTI की बात करें तो उस्मान डार को सर्टेन कंडीशंस के ऊपर उम्रा करने की परमिशन मिल गई है। उनका नाम प्रोहिबिटेड नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है और अब वो जो है वो कंडीशनल परमिशंस के ऊपर उम्रा परफॉर्म कर सकेंगे। खैर, दहशतगर्दी की बात करें तो पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम ने कहा है कि इंडिया को चाइना के खिलाफ खड़ा करने की साजिश अमेरिका कर रहा है। दहशतगर्दी की लहर में तेज़ी और मुल्की सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था, अमेरिका ने सबसे ज़्यादा खतरा चाइना को करार दिया है। अफगानिस्तान को बैनुल-अक़वामी बरादरी ने भी तस्लीम नहीं किया, जिससे मसाइल बढ़े। हम अपनी अफवाज के लिए हर वक्त तैयार हैं। 5 चीनी बाशिंदों की हलाकत पर अफसोस है, हमारी अदलिया को होश के नाखून लेने चाहिए। आज आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान मुल्क की खातिर मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वालों को पार्लियामेंट में बुलाया जाए। 9 मई को अपनी अफवाज के साथ इजहार यकजहती करेंगे। 9 मई के वाक़े में जो लोग मुलविस थे उनको अभी भी सज़ा नहीं मिली। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करते हुए एपेक्स कमेटियों को फ़ाल किया जाए। अफगान महाजरीन और गैर कानूनी तारकीन वतन का पाकिस्तान से मुकम्मल इनखला किया जाए। बेसिकली वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चाइनीज़ के ऊपर ये टारगेटेड अटैक्स इंडिया की तरफ से हुए हैं और इंडिया को स्ट्रॉन्ग अमेरिका कर रहा है और चाइना और अमेरिका राइवल्स हैं वैसे भी इस वक्त। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में आर्मी चीफ आसिम मुनीर का जिक्र किया है, अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के ट्विटर अकाउंट पे जाएं जिसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये ओनली रजिस्टर्ड अकाउंट है, ब्लू टिक है उसके ऊपर, उनकी जो पिंड ट्वीट है इसमें
اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں وہ کہتے ہیں پاکستانی ایکس سروس مین آر ڈیپلی ٹربلڈ بائی دا یوز آف یونیفارمڈ پرسونل ٹو مینیپولیٹ پبلک مینڈیٹ ڈیورنگ دا ریسنٹ الیکشنز. ایکس سروس مین سخت دکھی ہیں اس چیز سے کہ یونیفارمڈ پرسونل نے الیکشنز میں دھاندلی کی ہے. اس کے ذمہ دار ہم آرمی چیف اور DGISI کو ٹھہراتے ہیں, اور اگر ان کے اندر semblance of honor اور رسپیکٹ ہے, اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی شرم اور عزت رہ گئی ہے, تو DGISI لیفٹننٹ جنرل ندیم انجم اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو اپنی پوزیشن سے ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے, ریزائن کر دینا چاہیے ان کو اپنی پوزیشن سے. اس ٹویٹ میں پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ لکھا گیا ہے. تو صدر صاحب ایک طرف اس سوسائٹی کے افواج پاکستان کے حق میں بیان دے رہے ہیں, عاصم منیر کی تعریف کر رہے ہیں, لیکن ان کے ٹویٹر کے اوپر اس طرح کی ٹویٹس ہیں. عادل راجہ کی بھی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا گیا ہے اس اکاؤنٹ کے اوپر, اور سب کو پتہ ہے کہ عادل راجہ کی جو سینٹیمنٹ ہے فوج کو لے کے کوئی ایز سچ بہت ویلکمنگ نہیں ہے. تو شاید ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا کوئی اور بندہ ہینڈل کرتا ہے, اس کا سوچنے کا نظریہ اور نیریٹو ڈفرینٹ ہے, اور جو صدر صاحب ہیں ان کا بیانیہ کوئی اور ہے. ان کو لیکن دیکھنا چاہیے کہ ان کے ٹویٹر کے اوپر کیا چیزیں پوسٹ ہو رہی ہیں. پھر تھوڑی کراس بارڈرز بات کریں تو رشیا میں جو ابھی ماسکو میں ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا, اس میں غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی حکام کا کہنا ہے کہ تمام گرفتار دہشت گرد تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے کے نواحی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. گرفتار مشتبہ افراد میں سے فریدونی شمس الدین کا تاجکستان میں گھر سیل کر دیا گیا ہے. بیکری ملازم فریدونی 6 ماہ پہلے روس آیا تھا اور باقاعدگی سے رقم گھر بھیجتا تھا. روسی خفیہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ حملے کے پیچھے ممکنہ طور پر امریکہ, برطانیہ اور یوکرین ہے. حملہ آور حملے کے بعد یوکرین فرار ہونے کی کوشش فرار ہونا چاہتے تھے, لیکن ان کو رشین اتھارٹیز نے وہاں سے فرار نہیں ہونے دیا. لیکن کیا ٹیررزم کی یہ انٹرنیشنل ویو امریکہ بھی پہنچ چکی ہے؟ کیونکہ کل وہاں پر ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں فرانسس اسکاٹ کی برج جو کہ بالٹیمور میریلینڈ میں واقع ہے کولیپس کر گیا ہے. یہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ سنگاپور فلیگڈ ڈالی کارگو شپ جو کہ کولمبو سری لنکا جا رہی تھی, وہ اس جو برج ہے اس کے ایک پلر کے ساتھ جا کے کولائڈ کر جاتی ہے, جس سے یہ برج امیڈیٹلی کولیپس کر کے ریور میں گر جاتا ہے. لکیلی اتنا ٹائم مل گیا کہ لاسٹ منٹ میڈے کال کر دی جاتی ہے, جس سے ٹریفک کنٹرول اس برج کے اوپر سے گزرنے والی گاڑیوں کو روک لیتی ہے, اور لکیلی ایسے کوئی گاڑی وہاں پر موجود نہیں تھی. 6 لوگ لیکن رپورٹڈلی ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. ایٹ فرسٹ جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ کیا دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے, کیا امریکہ بھی اس انٹرنیشنل ویو میں جو جیسے پاکستان میں پہلے چائنیز ٹارگٹ ہوتے ہیں, رشیا میں ہوا ہے, تو اب امریکہ کی باری آ گئی ہے. لیکن جو بائیڈن کا بیان سامنے آتا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اس انسیڈنٹ کو ہر طریقے سے انویسٹیگیٹ کر کے ہر اینگل سے دیکھ لیا ہے, اور ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی آؤٹ سائڈ فورس انوالوڈ نہیں تھی, کوئی دہشت گرد یا دہشت گرد تنظیم کا یہ کام نہیں ہے. یہ ایک انفارچونیٹ ایونٹ تھا, یہ ایک صرف ایک ان انٹینشنل مسٹیک, ایک ایکسیڈنٹ ہے, یہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ برج جو ہے 47 ایئر سے سٹینڈنگ میں تھا, 1977 میں یہ بنا تھا, اور USA کی ون آف دا بزیسٹ میریٹائم ٹرمینلز تھا USA کا. لیکن ابھی اس کو لے کے جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ وہ کانگریس سے فنڈز کی اپیل کریں گے تاکہ اس برج کو پھر سے ری بلڈ کیا جا سکے. خیر ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.